हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट को आप GA4 पर कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा जिसमें आपको GA4 पर माइग्रेशन के लिए गूगल एनालिटिक्स कह रहा है। GA4 है क्या, GA4 गूगल एनालिटिक्स से किस तरह से अलग है और GA4 पर माइग्रेशन कैसे करना है, ये सब हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। पहले हम ये जानेंगे कि GA4 में माइग्रेशन करना कैसे है और फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि GA4 माइग्रेशन हमें करना कैसे है। GA4 पर माइग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको मैनेज GA4 माइग्रेशन पर क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल एनालिटिक 4 प्रॉपर्टी सेटअप असिस्टेंट, एक्चुअली ये आपको असिस्ट करने के लिए दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें करना क्या है। तो अगर हम एक नई प्रॉपर्टी को GA4 में ऐड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर जाना है, और हमारे पास अगर ऑलरेडी कोई कनेक्टेड प्रॉपर्टी है तो हम ये जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है तो हम नई प्रॉपर्टी को ऐड करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर आई वांट टू क्रिएट अ न्यू गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें बता रहा है कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली क्या करना है, क्रिएट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। तो एक तो ये तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट पर पहले ही आपकी वेबसाइट को स्कैन करेंगे और फिर आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएंगे जो जैसे कि ये कुछ प्लगइन्स हैं, अगर वो आप अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपको उस प्लगइन में कैसे सेटअप करना है वो बताएंगे। तो हम पहले इसको स्कैन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर वर्डप्रेस जो है डिटेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो वर्डप्रेस के अंदर जो है आप ये 2 प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास वर्डप्रेस नहीं होता तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे जिससे हम अपनी वेबसाइट पर GA4 को इंस्टॉल कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैनुअल इंस्टॉल करने का। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इस पूरे कोड को अपनी वेबसाइट के हेडर में जो है हमें प्लेस करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हमने मान लिया कि हम साइटकिट प्लगइन को इंस्टॉल करके करना चाहते हैं, तो उसके बाद ये हमें पूरा जो है प्रोसेस बता देगा कि साइटकिट प्लगइन अगर आपके पास है तो आपको या इंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो कैसे करें। साइटकिट प्लगइन को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एनालिटिक प्रॉपर्टी को ऐड करने का। तो उसमें जिस ईमेल आईडी पर आपकी ये गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी है, बस आपको उस ईमेल आईडी को यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस हो गया अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल करके करना चाहते हैं या आपके पास पहले से ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है तो। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए सही रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस कोड को कॉपी करना है और आपको वर्डप्रेस को ओपन कर लेना है। वर्डप्रेस में आपके पास प्लगइन होना चाहिए जिसके अंदर आप हेडर और फुटर में जो स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ये प्लगइन दिखा देता हूँ कौन सा है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर WP कोड लिखना है। तो ये प्लगइन आ गया, ये हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी जो है इंस्टॉल्ड है। तो जहाँ पर ये प्लगइन जो है आपको इधर मिल जाएगा, आपको क्या करना है, आपको सिंपली कोड स्निपेट्स में जाकर हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है और हेडर के अंदर जो है यहाँ पर टॉप पे वो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने पहले गूगल एनालिटिक को गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से ऐड किया हुआ है तो आप क्या करें, आप उसको हटा दें क्योंकि उसमें हो सकता है ये कन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, अभी मैं एक बार के लिए इसको रहने देता हूँ। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, सेव चेंजेस करते हैं। ठीक है जी, सेव चेंजेस कर दिया। उसके बाद जब है ये हमने मैन्युअली इंस्टॉल कर दिया है और अब हम इसको क्या कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, कनेक्टेड प्रॉपर्टी ये हमारी हो चुकी है। गो टू GA4 प्रॉपर्टी। तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, अगर थोड़े टाइम बाद ये ना हो तो आप इसमें एक काम करिएगा, आप ये गूगल टैग वाले इसको जो हटा कर देख लीजिएगा। वैसे भी ये जो है ना अभी गूगल एनालिटिक्स के लिए यूज़ हो रहा है। ओके गाइस, तो ये अब ये हो चुका है। देखिए इसमें आ गया है कि योर वेबसाइट्स डाटा कलेक्शन इज़ एक्टिव। वैसे आपके केस में ये होगा नहीं कि आपको गूगल टैग मैनेजर को हटाना पड़े,
मे बी आपने उससे ना किया हो। अगर आपने उससे किया है तो एक बार हटा कर चेक कर लीजिएगा। वैसे 48 आवर्स तक का एटलीस्ट टाइम इसको देना चाहिए, यानी कुछ टाइम के बाद आप चेक करें बिना उसको हटाए भी तो ही हो जाएगा। नहीं होगा तो गूगल टैग मैनेजर का जो टैग है उसको हटा के चेक कीजिएगा। तो अभी जो है ये एक्टिव हो चुका है। तो अभी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या है, कि ओल्ड जो गूगल एनालिटिक्स है और GA4 इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो है बाउंस रेट का। गूगल एनालिटिक्स में बाउंस रेट अभी तक कैसे काउंट होता था कि जैसे कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आया, अगर उसने बिना कोई पेज विजिट किए, उस पेज के अलावा कहीं और क्लिक किए बिना वो हमारी वेबसाइट को अगर लीव कर देता है तो उसको हम क्या मानते थे, बाउंस मानते थे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ बाउंस जितने भी हो गए उसको बाउंस रेट आ जाता था, उससे बाउंस रेट का परसेंटेज निकाल लेते थे। लेकिन अभी जो क्या है GA4 में क्या है, अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर 10 सेकंड से ज़्यादा रुक जाता है तो उसको वो बाउंस रेट नहीं मानेगा। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें सिंगल पेज पर ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर कोई ब्लॉग भी ऐसा है जिसमें कोई विजिटर उस ब्लॉग को रीड करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन उसे मिल गई है तो वो दूसरे पेज को विजिट क्यों करेगा। पहले क्या होता था कि पेज पर आया और चाहे वो 20 मिनट 15 मिनट भी वहीं पर रहेगा लेकिन वो किसी और पेज को विज़िट नहीं करता तो फिर उसको जो है बाउंस में मान लिया जाता था। लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा अब GA4 में आपको एक्टिव यूज़र्स का डेटा मिलेगा। ओल्ड गूगल एनालिटिक्स में क्या होता था कि आपको टोटल यूज़र्स और न्यू यूज़र्स का डेटा मिलता था, बट इसमें जो है कम्प्लीटली उसको हटा कर जो है मेनली एक ही डेटा रखा गया है, वो है एक्टिव यूज़र्स का। ओल्ड गूगल एनालिटिक्स में 2 तरह के पेज व्यूज़ होते थे, एक तो टोटल पेज व्यूज़ और एक यूनिक पेज व्यूज़। जबकि जो GA4 है उसमें जो है हर पेज व्यू को काउंट किया जाएगा। अगर किसी विजिटर ने आपके पेज को एक बार विज़िट किया, फिर दोबारा विज़िट किया, फिर तीसरी बार विज़िट किया, तो वो टोटल क्या होंगे, 3 पेज व्यूज़ काउंट होंगे। यानी यूनिक पेज व्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो GA4 से जो है उसको हटा दिया गया है। अगला जो मेन डिफरेंस है वो है सेशन ड्यूरेशन का। जैसे कि अब गूगल एनालिटिक्स में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए ओल्ड जो गूगल एनालिटिक्स था उसमें सेशन ड्यूरेशन नाम से एक ये जो टैब आता था, लेकिन जो न्यू गूगल का एनालिटिक्स का डेटा आएगा उसमें जो सेशन ड्यूरेशन का जो है वो हटा दिया गया है। तो इसमें सेशन जो पहले जो काउंट होता था वो कैसे काउंट होता था, देखिए अगर कोई यूज़र ओल्ड में 30 मिनट तक की इनएक्टिविटी रहती है आपके पेज पे तो वो सेशन जो है वहाँ पे एंड हो जाता था। या फिर क्या होता था कि रात में जैसे कोई आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है तो मिडनाइट 12 बजे के बाद वो सेशन जो है ऑटोमेटिकली जो है एंड हो जाता था। जबकि GA4 में क्या है, वो 30 मिनट की इनएक्टिविटी को तो वैसे ही रखा गया है। 30 मिनट तक अगर वो आपके पेज पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो आपका वो जो सेशन है एंड हो जाएगा। लेकिन वो जो रात को 12 बजे वाली जो टाइमिंग है, यानी कि 12 बजे के बाद आपका जो टाइम जो है चेंज हो रहा है, तो उसको जो है बदल दिया गया है। अब वो सेशन कंटिन्यू रहेगा। उससे अभी जो है ओल्ड एनालिटिक्स डाटा में और न्यू एनालिटिक्स डाटा में जो आपका सेशन का जो ड्यूरेशन है उसमें जो है इसमें जो है डिफरेंस आ सकता है। यानी इस सेशन ड्यूरेशन में और यहाँ पर जो एवरेज एंगेजमेंट टाइम है इसमें उसको बदल दिया गया है, मतलब इसको एवरेज एंगेजमेंट टाइम नाम दिया गया है। तो ये जो है डिफरेंसेस हैं गूगल एनालिटिक्स और GA4 में, और पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि इसको माइग्रेट कैसे करना है। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ब्लॉगिंग आइडल हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ।